हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। बच्चों ठीक है, चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं। नया चैप्टर क्या है? लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। ठीक है बच्चों, लेखपाल के कार्य, लेखपाल के क्या क्या कार्य है, कैसे इसमें भूमि मापन किया जाता है। ठीक है, लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन, ये हम आपके लिए आज चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक तो राजस्व विभाग पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, क्या पढ़ेंगे? राजस्व विभाग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन। इसमें इसी में राजस्व प्रशासन में क्या पढ़ेंगे? राजस्व प्रशासन अनुभाग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन चैप्टर में हम लोग राजस्व विभाग पढ़ेंगे, राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे, अनुभाग पढ़ेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर का नाम लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। ठीक है बच्चों, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। राजस्व विभाग बच्चों क्या है? राजस्व प्रशासन में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप लोग जानते हैं, राजस्व प्रशासन में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एक विशेष प्रशासनिक तंत्र है, यानी कि एक विशेष स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें विभिन्न अधिकारी शामिल होते हैं जो राज्य के ग्राम स्तर से लेकर, यानी कि विलेज लेवल से लेकर हाई लेवल तक के राजस्व से संबंधित कार्यों को देखते हैं। कौन देखते हैं बच्चों? राजस्व विभाग। राजस्व प्रशासन में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसा तंत्र होता है इसमें अलग अलग अधिकारी, यानी कि हर तरह के अधिकारी शामिल होते हैं जो कि राज्य के विलेज लेवल से लेकर हाई लेवल तक के राजस्व से संबंधित सभी कार्यों को देखते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। अब हम लोग राजस्व प्रशासन अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के अन्य करों को वसूलता है। राजस्व प्रशासन क्या करता है? अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के अन्य करों को भी वसूलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भी कर को, टैक्स को वसूलता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी, और अन्य टैक्सों को भी क्या करता है? राजस्व प्रशासन वसूलता है, जो कि ग्रामीण विकास में, यानी कि गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजस्व प्रशासन। राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन इकाई कौन सा होता है? राजस्व विभाग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से वन लाइनर का एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन विभाग, राजस्व प्रशासन इकाई क्या है? तो ध्यान रखेंगे राजस्व विभाग। ठीक है, राज्य का प्रमुख राजस्व प्रशासन इकाई राजस्व विभाग है बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं एकदम आज को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं। कौन कौन से? पहला, राजस्व परिषद। ठीक है, ओके। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत ये 5 विभाग आते हैं, इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। पहला, राजस्व परिषद। दूसरा, राहत आयुक्त। तीसरा है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। नंबर 4, चकबंदी आयुक्त। नंबर 5, निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश। ठीक है,
ध्यान रखें, क्वेश्चन यदि पूर्ण लेता है कि राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत कितने विभाग कार्यरत हैं? 5 विभाग कार्यरत हैं। ठीक, राजस्व परिषद, राहत आयुक्त, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, चकबंदी आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति, उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों जी। सभी के मुख्यालय के बारे में बात कर लें। सभी का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? सभी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इन 5 विभाग जो हमने बताए, इन 5 विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ पे है बच्चों। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसी क्रम पे हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद क्या होता है? राजस्व परिषद क्या होता है? वर्ष 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई। पहली बात तो पहला क्वेश्चन कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 1831 में। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। वर्तमान में उसका नाम आज क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, तो राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। यह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, इस परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष 1831 में। कहाँ पर हुई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है? बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। इस परिषद के जितने भी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बच्चों? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यह राज्य में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, ओके। यह राज्य में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। यह राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण विभाग है बच्चों। क्या है? राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण विभाग है। इसके सदस्य प्रायः कमिश्नरों में ही नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि इसके सदस्य राजस्व परिषद के सदस्य हमेशा कै में नियुक्त किए जाते हैं? कमिश्नरों में ही नियुक्त किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, राजस्व परिषद के कार्य। राजस्व परिषद के कार्य, राजस्व परिषद के मुख्य 2 कार्य हैं। पहला कार्य प्रशासनिक कार्य, दूसरा है न्यायिक कार्य। ठीक है, कौन सा? प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्व परिषद के कितने प्रमुख कार्य हैं? 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला प्रशासनिक कार्य, दूसरा न्यायिक कार्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जी। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य में, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य में क्या क्या काम आते हैं और न्यायिक कार्यों के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं? देखिए, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य में बंदोबस्त, मालगुजारी, भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि अर्जन तथा अन्य देयों की वसूली आदि वगैरह आते हैं। जबकि वही न्यायिक कार्यों में क्या होता है? अपीलीय, निगरानी तथा पुनर्विलोकन आदि आते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य में बंदोबस्त, मालगुजारी, भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि अर्जन तथा अन्य देयों की वसूली वगैरह आते हैं। जबकि न्यायिक कार्यों में क्या होता है? अपीलीय, निगरानी तथा पुनर्विलोकन आते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1947-48 में, यानी कि 47-48 के सत्र के दौरान राजस्व परिषद ने प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय राजस्व परिषद ने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। अलग अलग भागों में बांटने का मतलब क्या किया कि दोनों का हेडक्वार्टर अलग अलग कर दिया। ये कहा गया कि प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पे होगा? लखनऊ पे। तथा वहीं पे न्यायिक यानी कि न्यायालय के कार्यों का मुख्यालय कहाँ होगा? इलाहाबाद बना दिया गया। ठीक है,
तो 1947-48 में राजस्व परिषद ने प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और दोनों का मुख्यालय अलग अलग कर दिया। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ में कर दिया और न्यायालयिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर कर दिया, इलाहाबाद बना दिया गया। आज भी जितने भी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही बना हुआ, जितने भी न्यायिक कार्य होते हैं सब कहाँ पे होते हैं बच्चों, इलाहाबाद में होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद का संगठन, राजस्व परिषद का संगठन के बारे में बात करते हैं। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, कैसे इनका संगठन हुआ तो ध्यान रखेंगे। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इस तरह से राजस्व परिषद का संगठन बनता है। एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक, 2 1 3 और 3 7 10, यानी कि टोटल इसमें कितने होते हैं बच्चों, सदस्य 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि राजस्व परिषद के संगठन में कितने न्यायिक सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखेंगे बच्चों 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होगा उसका और 2 प्रशासनिक सदस्य होंगे बच्चों। इस परिषद के अंतर्गत ही मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। इस परिषद के अंतर्गत ही मंडलायुक्त, जिला अधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। मंडलायुक्त के सहायतार्थ अपर मंडलायुक्त, मंडलायुक्त के सहायतार्थ कौन होते हैं, अपर मंडलायुक्त, तथा जिलाधिकारी के सहायतार्थ अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। यानी कि मंडलायुक्त के सहायतार्थ के बारे में बात करें तो वो होते हैं मंडलायुक्त, और जिला अधिकारी के सहायतार्थ कौन कौन से होते हैं, तो एसडीएम हो गया, अपर जिलाधिकारी हो गया, उप जिलाधिकारी हो गया, तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया और लेखपाल। ये सभी क्या होते हैं, जिला अधिकारी के सहायतार्थ होते हैं। पेपर में क्वेश्चन बच्चों आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि मंडलायुक्त के सहायतार्थ कौन होते हैं, अपर मंडलायुक्त या अपर जिलाधिकारी, सब ऑप्शन दे सकता है। तो मंडलायुक्त के ध्यान रखना अपर मंडलायुक्त होते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग, राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग के बारे में बात करेंगे। लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग तथा 14 प्रकोष्ठ हैं। ठीक है, राजस्व परिषद में कुल कितने अनुभाग हैं, 19 अनुभाग हैं तथा 14 प्रकोष्ठ हैं। इसके अलावा इलाहाबाद के कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। इसके अलावा इलाहाबाद के कार्यालय में कितने अनुभाग हैं, 2 अनुभाग हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आइए पढ़ते हैं एक एक करके अनुभाग के बारे में। राजस्व अनुभाग फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आइए राजस्व अनुभाग के बारे में क्या क्या लिखा है सभी अनुभागों में। राजस्व अनुभाग प्रथम में क्या है कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना तथा राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग प्रथम के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, जमींदार पूछ सकता है पेपर में क्वेश्चन कि राजस्व अनुभाग के अंतर्गत कौन से कार्य वगैरह किए जाते हैं, तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना, राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य वगैरह किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्व अनुभाग 2। राजस्व अनुभाग 2 में क्या है, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर बंजर भूमि क्षेत्रों का विकास, भूमि आवंटन, हाट बाजार, मेलों आदि से होने वाले आय व्यय से संबंधित कार्य, ग्राम सभा की आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना, इस राजस्व अनुभाग 2 का काम होता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 में क्या होता है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम, ऊसर बंजर भूमि क्षेत्रों का विकास, भूमि आवंटन, हाट बाजार, मेलों आदि से होने वाले व्यय से संबंधित कार्य, ग्राम सभा की आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना। ठीक है बच्चों, जिस किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
राजस्व अनुभाग 3 में क्या कह रहा है? राजस्व अनुभाग 3 में कह रहा है कि राजस्व शाखा के सभी अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 3 में क्या है कि यह राजस्व शाखा के सभी अनुभागों की अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, राजस्व अनुभाग चौथा क्या है? राजस्व अनुभाग 4 में ये है कि जिलों के भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरकरण का कार्य आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों के सर्जन का कार्य, लेखपाल प्रशिक्षण, विद्यालय की स्थापना, विषयक वर्ष जैसे कार्य करता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखपाल प्रशिक्षण या विद्यालय की स्थापना, विषयक वर्ष जैसे कार्य किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत आते हैं? तो किस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं बच्चों? राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्व अनुभाग 5 में क्या है? इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके कार्य प्रमुख हैं, प्रदेश में नए मंडल, जनपद यानी कि बच्चों जिला, तहसीलों के सृजन संबंधी, इसमें भवन निर्माण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों का निपटारा वगैरह इस अनुभाग 5 के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या आते हैं कि प्रदेश में इतने नए मंडल या जनपद या तहसीलों के सृजन संबंधी, इसमें भवन निर्माण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों का निपटारा आदि वगैरह सभी आते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व अनुभाग 6, यह प्रदेश में राजस्व परिषद के नवीन पदों का सृजन, सदस्यों का कार्य विभाजन, भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना हक संबंधित कार्य, रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त संबंधी कार्य, विस्थापित की सहायता एवं पुनर्वास संबंधी कार्य करता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो राजस्व अनुभाग 6 में क्या है कि प्रदेश में राजस्व विभाग के नवीन पदों का सृजन, सदस्यों का कार्य विभाजन, भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना हक संबंधी कार्य, रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त संबंधी कार्य सब इस अनुभाग के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व अनुभाग 7, राजस्व अनुभाग 7 यह अनुभाग भू राजस्व, नहर देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। राजस्व अनुभाग 7 में क्या है कि यह अनुभाग भू राजस्व, नहर देय, तकावी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। ठीक है, राजस्व अनुभाग 8 में क्या है कि यह अनुभाग चकबंदी से संबंधी कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 9 में क्या है? यह अनुभाग तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को यानी कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उसमें संशोधन संबंधी कार्य करता है। तो राजस्व अनुभाग 9 के अंतर्गत क्या होता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को, लेखपाल आदि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उसमें संशोधन संबंधी कार्यों को करता है। साथ ही कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी आदि कार्य करता है बच्चों इसमें। ठीक है, इस अनुभाग 9 के अंतर्गत। राजस्व अनुभाग 10 में क्या है? अपराधों से संबंधित शिकायत पत्र लेना, आपदा पीड़ितों की सहायता, अनुदान, बाढ़ नियंत्रण, आपदा के कारण लगान की माफी संबंधी कार्य अनुभाग 10 के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत ये सभी चीज़ों के कार्य किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्व अनुभाग 11। राजस्व अनुभाग 11 के अंतर्गत क्या है कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा,
दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ से होने वाली क्षति की सूचना, मौसम एवं कृषि दशा से संबंधित पाक्षिक तथा अन्य रिपोर्टों का प्रकाशन करना, भुखमरी की सूचना देना, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना तथा सूखे के कारण हुई क्षति की सूचना देने संबंधी आदि कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्व अनुभाग 12। पढ़िए, रेड करिए तक। राजस्व अनुभाग 12 में क्या है? अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन, परिवार नियोजन संबंधी संपूर्ण कार्य, वार्षिक कार्य योजना का समन्वय, न्यायिक वादों का समन्वय का कार्य आदि इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि इस अनुभाग के द्वारा क्या क्या होते हैं? भू राजस्व अधिनियम का कार्यान्वयन, परिवार नियोजन संबंधी के सभी कार्य, वार्षिक कार्य योजना का समन्वयन, न्यायिक वादों का समन्वय का कार्य आदि इसी अनुभाग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्व अनुभाग 13। यह अनुभाग भूमि आधारित अधिनियम से संबंधित कार्य करता है। अनुभाग 13 भूमि आधारित अधिनियम से संबंधित कार्य को करता है बच्चों। ठीक है। राजस्व अनुभाग 14 क्या है? यह अनुभाग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, यह अनुभाग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1952, 1965 एंड 1972 के संचालन का कार्य, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधित कार्य, भू राजस्व मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनर्निरीक्षण आदि का कार्य करता है बच्चों। ठीक है। राजस्व अनुभाग 13 बताया हमने कि यह अनुभाग जो होता है भूमि आधारित अधिनियम से संबंधित कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 14 में यह अनुभाग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1952, 1965 और 1972 के संचालन का कार्य, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधित कार्य, भू राजस्व मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनर्निरीक्षण आदि का कार्य वगैरह करता है बच्चों। ठीक है। ये तो हमारे हुए सभी क्या अनुभाग, राजस्व के सभी अनुभाग। अब आता है राजस्व प्रशासन एवं उसके प्रमुख अधिकारी। राजस्व प्रशासन क्या होता है, उसके प्रमुख अधिकारी क्या होते हैं? जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है। जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है बच्चों? जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है तथा सबसे निचले स्तर पर लेखपाल होता है या फिर पटवारी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि राजस्व अधिकारी जिले में सबसे बड़ा कौन होता है? जिला अधिकारी होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं डीएम कहते हैं। ठीक है। तथा सबसे निचले स्तर पर लेखपाल या पटवारी होता है। निचले स्तर पर कौन अधिकारी होता है सबसे बड़ा? वो होता है लेखपाल होगा या फिर पटवारी होगा। ठीक है बच्चों। हर तहसील में एक डीएम होता है, हर तहसील में कह रहा हूँ, हर जिले में एक डीएम की नियुक्ति की जाती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? राजस्व अधिकारी के अंतर्गत निम्न अधिकारी व कर्मचारी आते हैं। राजस्व अधिकारी के अंतर्गत निम्न अधिकारी व कर्मचारी आते हैं। कमिश्नर के अंतर्गत अधिकारी कौन होते हैं? अतिरिक्त कमिश्नर। कलेक्टर के अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी में अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी के अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अंतर्गत सुपरवाइजर, लेखपाल के अंतर्गत कानूनगो। ठीक है बच्चों। तो ये राजस्व अधिकारी के अंतर्गत कुछ निम्न अधिकारी या कर्मचारी वगैरह आते हैं। ठीक है।
राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र को जारी करता है। राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र को जारी करता है, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही आदि जारी करता है। दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र को जारी करेगा, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे किसान बही हो, ये सब जारी करता है। जबकि दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है बच्चों। ठीक है। भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद विवाद एसडीएम के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जमीन के हक, मालिकाना हक के लिए उसका सीमांकन करना हो या उसका बंटवारा करना हो, इससे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं ये सब एसडीएम के पास प्रस्तुत किए जाते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है बच्चों। ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई एसडीएम द्वारा की जाती है। यानी ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों के इलेक्शन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई एसडीएम द्वारा की जाती है बच्चों। ठीक है। उप जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि उप जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। हर जिले में बच्चों क्या है, न्यायालय होता है। ठीक है, कोर्ट बना होता है। ठीक है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की होती है। जिला स्तर पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी की होती है। उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। एसडीएम जो होता है जिलाधिकारी के यानी कि डीएम के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता है। भू अभिलेखों का रख रखाव का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी पर होता है। भू अभिलेखों यानी कि जमीन के लैंड रिकॉर्ड का रख रखाव का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी पर होता है। राजा टोडरमल भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लें, अपने दिमाग में बैठा लें मेरे प्यारे बच्चों। राजा टोडरमल भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, अगर पेपर में आ जाता है कि राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पर बच्चों स्थित है? उत्तर प्रदेश के हरदोई के जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2004 से किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का आरंभ 5 अक्टूबर 2004 से किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2004 से किया गया था। जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन, जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जनपद किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जनपद हैं। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर यानी कि डीएम। जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। किसका होता है? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी कि आईएएस होता है। जिला कलेक्टर क्या होता है? आईएएस होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा का अधिकारी होता है अथवा राज्य सिविल का पदोन्नत अधिकारी होता है बच्चों। ठीक है, डीएम कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं, पूरे जिले का अपना एक मालिक होता है। ठीक, कलेक्टर होता है बच्चों। ठीक है, आईएएस की परीक्षा को पास करके वो भी एक अधिकारी बनता है। ठीक है बच्चों, जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है अथवा राज्य सिविल का पदोन्नत अधिकारी होता है। जिलों को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है। जिलों को फिर से उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक प्रधान अधिकारी कौन होता है? एसडीएम होता है, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, जिलों को भी बहुत सारे उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है।
फिर उपमंडल को पुनः तहसील या तालुका में विभाजित किया जाता है। उपमंडलों को फिर उपमंडलों को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है तहसील में या फिर किसमें, तालुका में। जिसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है बच्चों, तहसीलदार होता है। फिर कौन होता है, तहसीलदार होता है। ठीक है, तो जिलों के यदि पुनः उपमंडल में विभाजित कर दिया जाए तो उसका प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है। यदि उपमंडल को हम तहसील में या तालुका में विभाजित किया जाता है तो उसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। तहसीलदार तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है जो करों की वसूली करता है, यानी कि टैक्स की वसूली करता है। यहाँ तहसील का विभाजन पुनः गांवों में कर दिया जाता है। यहाँ पर तहसील का विभाजन किस में कर दिया जाता है, पुनः गांवों में किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी हमारा तहसीलदार होता है जो टैक्स की वसूली करता है। यहाँ तहसील का विभाजन पुनः गांवों में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। तहसील शब्द का अर्थ राजस्व संग्रह या सृजन होता है। तहसील शब्द का अर्थ राजस्व संग्रह या सृजन होता है तथा दार का अर्थ पद या धारक होता है। ठीक है, तहसीलदार में दो शब्द हैं, दो शब्द में बांट दिया गया, एक तहसील और एक कौन सा बच्चों, दार। ठीक है, तहसील का अर्थ क्या हो गया, राजस्व संग्रह या सृजन होता है। दार का अर्थ पद या धारक होता है। दोनों संयुक्त रूप से मिलकर तहसीलदार या कर संग्राहक होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे तहसीलदार शब्द का अर्थ राजस्व संग्रह होता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि तहसील का अर्थ क्या होता है, राजस्व संग्रह होता है। दार का अर्थ होता है पद या धारक होता है। दोनों संयुक्त रूप से मिलकर तहसीलदार या कर संग्राहक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपके ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होते हैं। हमने टॉपिक पढ़ाए अभी आपको राजस्व विभाग, राजस्व प्रशासन, राजस्व अनुभाग। ठीक है बच्चों, आज के सेशन को यहीं से आप करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग लेखपाल के कार्य, लेखपाल के क्या क्या काम होते हैं, लेखपाल किस लेवल का अधिकारी होता है, लेखपाल के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेखपाल कहाँ बैठता है, लेखपाल किस किस तरह के कार्य करता है, लेखपाल के भूमि मापन से संबंधित तथ्य क्या है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में। ठीक है, आज इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी कल फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए बने रहिए ट्राई स्टार क्लासेस में। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छा, थैंक यू, गुड इवनिंग, श्री राधे राधे।